वेलकम टू एवरीवन। आप सभी लोगों का एलाइट कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम लोग इस अकाउंटेंसी की सीरीज़ में क्लास 12th का जो हमारा अकाउंटेंसी का सिलेबस यूट्यूब चैनल पर चल रहा है, उसमें हम लोग आज जिस चैप्टर की चर्चा करेंगे वो चैप्टर हमारा कंपैरेटिव स्टेटमेंट है। और इस चैप्टर के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये समझ लीजिए ये चैप्टर पूरे इस अकाउंटेंसी का सबसे मोस्ट वेरी इजी चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम ही रख देना चाहिए सिंपल और इजी चैप्टर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको आपके शरीर के किसी भी अंग को तकलीफ दे। तो चलिए आज हम लोग इस चैप्टर की चर्चा शुरू करते हैं और सबसे पहले इस चैप्टर का बैकग्राउंड समझते हैं, इस चैप्टर की हिस्ट्री समझते हैं और फिर उसके बाद इस चैप्टर को कैसे हमें प्रैक्टिकली डील करना है क्वेश्चन में, उसके ऊपर हम लोग जाएंगे। चलिए आज इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। जैसे इसका नाम देखिए, आप नाम से ही पता चल रहा है कंपैरेटिव, कंपैरिजन से ही बना कंपैरेटिव। और इंडिया में तो बहुत ही अच्छी एक चलन है कि हम लोग तुलना जरूर करते हैं अपने बेटे की पड़ोसी की बेटे के साथ, अपने बेटे की पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। पता चला एक घर में एक बेटा है, अब उस बेटे ने हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से मेहनत कर रहा था पढ़ाई में, और मेहनत करते करते हो सकता है वो जैसे ही 10th के आगे बढ़ा वो डिस्टर्ब हो गया और पढ़ाई नहीं कर रहा है। तो घर वाले क्या ताने देते हैं कि पहले देखो कैसे थे, पहले पढ़ाई पे ध्यान देते थे, आज क्या हो, आज इधर उधर घूमने फिरने पर ध्यान दे रहे हो। मतलब अपने ही बेटे की उसी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ क्या किया जा रहा है, कंपैरिजन। या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, कहते हैं भैया पड़ोस में शर्मा जी के बेटे को देखो, है तुम्हारी उम्र का, वो भी वही रोटी खा रहा है जो तुम खा रहे हो, लेकिन वो पढ़ाई पर ध्यान देता है और तुम इधर उधर घूम रहे हो। तो कंपैरिजन जो हो रही है, दो तरीके से कंपैरिजन चल रहा है। एक कंपैरिजन हमारा दूसरे के साथ हो रहा है और एक कंपैरिजन हमारा खुद के साथ हो रहा है। उसी तरीके से आज जो हम इस चैप्टर की चर्चा करेंगे, इस चैप्टर में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। बस हाँ, वहाँ हमारा बेटे और शर्मा जी के बेटे की बात हो रही थी, और हम अकाउंटेंसी पर जब आएंगे, बिजनेस के ऊपर जब आएंगे, तो यहाँ पर हम जो चर्चा करेंगे उस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो तुम लोगों की एक कंपनी है, तुम सब एक कंपनी के ओनर हो या तुम सब एक कंपनी के फाउंडर या उस कंपनी को चला रहे हो, तो ये बताओ अगर तुम लोग एक कंपनी को चलाते हो तो पता चला जैसे एक टाइम सीरीज है, एक टाइम लाइन है, पता चला तुमने अपनी कंपनी को 2018 में चलाया और 2018 में जब अपनी कंपनी को चला रहे थे तो 2018 में अपनी कंपनी के तुम लोगों ने प्रॉपर रिकॉर्ड्स प्रिपेयर किए और इन रिकॉर्ड के जरिए तुमने अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस और सारी चीज़ें एनालाइज की। फिर तुम आगे बढ़े और आगे बढ़कर तुमने 2019 में 2019 में तुमने 19 में फिर से कंपनी को रन किया और कंपनी के फिर से रिकॉर्ड्स को क्या किया, अपना प्रिपेयर किया। इस तरीके से साल बीतते जा रहे हैं और तुम अपनी कंपनी के हर साल रिकॉर्ड बनाते जा रहे हो। जैसे एक स्कूल में एक बच्चा अगर पढ़ने जाता है तो जैसे जैसे वो हर एक क्लास आगे बढ़ता है वैसे वैसे स्कूल वाले उसका एक रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। उस रिपोर्ट कार्ड में उस बच्चे की सारी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होती है कि उस बच्चे ने किस फील्ड में कितना परफॉर्म किया, एकेडमिक में कैसा है, डिसिप्लिन में कैसा है, स्पोर्ट्स में कैसा है, अदर एक्टिविटीज़ में कैसा है। तो जैसे स्कूल वाले हर साल एक रिपोर्ट कार्ड बनाते हैं और उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड हो रही है। पता चला बच्चे की परफॉर्मेंस जो थी, अब पता चला एक बच्चा है वो क्लास 7 में पता चला उसके 85% थे। क्लास 7 से जब वो क्लास 8 की तरफ बढ़ा तो क्लास 8 में पता चला उसके 92% थे। फिर जब क्लास 9th में आया फिर उसके पता चला 96% आए, और जब क्लास 10th में गया तो उसके पता चला 70% आए। ये एक बच्चे का जो रिपोर्ट कार्ड है हमारे सामने। अब इस रिपोर्ट कार्ड को क्या करते हैं हम लोग आपस में कंपेयर करने लगते हैं कि भाई हमारे पिछले साल 85 थे, इस साल 92 हैं। कहीं ना कहीं इस कंपैरिजन से हमें एक आइडिया लग रहा है कि बच्चे ने इस एक साल में मेहनत करी है कुछ, तभी उसकी परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट नजर आ रहा है। इम्प्रूवमेंट बैठे बैठे तो हुआ नहीं होगा, इम्प्रूवमेंट हुआ है तो जाहिर सी बात है उसने कुछ मेहनत की है। उसी तरह 92 से 96 हुए, मतलब बच्चा इन 2 सालों से कंटिन्यू मेहनत कर रहा है, एफर्ट दे रहा है और उसकी इंप्रूवमेंट हो रही है। लेकिन जैसे ही 96 से वो अगले साल 10th में 70% पर पहुंचा, मतलब बच्चे ने यहाँ से इस एक साल का जो सफ़र तय किया, इस एक साल में हो सकता है बच्चा लग रहा है कि भटका हुआ है थोड़ा, तभी उसकी परफॉर्मेंस क्या है, थोड़ी डाउन गई है। कुछ इसी तरह जैसे एक स्टूडेंट का हम परफॉर्मेंस और उसका रिपोर्ट कार्ड कंपेयर कर रहे हैं, वैसे ही अगर मान लो
तुम लोगों की अपनी एक कंपनी है और इस कंपनी का जब तुम हर साल, जब तुम लोग अपनी कंपनी का हर साल रिकॉर्ड बनाओगे और अपनी कंपनी का हर साल एक रिपोर्ट तैयार करोगे, तो होता क्या है, हम लोग अपनी कंपनी की परफॉर्मेंस को कंपेयर करने लगते हैं। कैसे? पता चला 2018 में हमारा जो रिजल्ट आया कंपनी का, उस 2018 के रिजल्ट को हमने कंपेयर करना चालू कर दिया किससे? 2019 से। फिर जब 2019 का रिजल्ट आया तो उसको हम कंपेयर कर रहे हैं 2020 से, कि भाई हमारा जो रिजल्ट है, हमारी जो परफॉर्मेंस है कंपनी की, वो कैसे कैसे आगे बढ़ रही है। क्या हम हर साल हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ ऊपर जा रहा है या ईयर टू ईयर हमारी परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे जा रहा है? और ये ग्राफ ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, ये हमें तभी पता चलेगा जब हम अपनी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करें। तो इसी टॉपिक को या इसी कंटेंट को हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में। अब सवाल है कि सर कंपैरिजन होता कितने तरीके से? तो हमने बोला कंपैरिजन करने के दो तरीके हैं। जैसे मान लो एक टाटा कंपनी है, ठीक, अगर इस टाटा कंपनी ने, मान लो एक टाटा स्टील कंपनी है, टाटा की जो स्टील कंपनी है, अब टाटा की स्टील कंपनी ने पता चला 2018 में जो परफॉर्मेंस दी, फिर 2019 में जो काम किया, 20 में जो काम किया, अगर टाटा अपनी इस स्टील कंपनी की परफॉर्मेंस हर साल कंपेयर करे, तो जब हम अपनी परफॉर्मेंस अपनी खुद की पिछली पास्ट परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं तो एक कंपैरिजन ये हो गया। लेकिन अगर हम अपनी ही परफॉर्मेंस को, जैसे टाटा स्टील कंपनी है, अब टाटा स्टील कंपनी अगर अपनी परफॉर्मेंस को कंपेयर करने लगे, फॉर एग्जांपल जिंदल स्टील कंपनी, एक एग्जांपल मान लो कि एक जिंदल स्टील कंपनी है, अगर टाटा वाले अपनी परफॉर्मेंस को जिंदल के साथ, दूसरे के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि 2020 में मेरी क्या परफॉर्मेंस है और 2020 में जिंदल की क्या परफॉर्मेंस है, जब हम इस तरीके से कंपैरिजन करते हैं दूसरे के साथ, तो एक कंपैरिजन ये हो गया। तो इसका मतलब कंपैरिजन दो तरीके से होते हैं। एक होता है जब हम अपना कंपैरिजन खुद से करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जब हम अपना कंपैरिजन खुद से करते हैं, इस कंपैरिजन को हम लोग बोलते हैं इंट्रा फर्म कंपैरिजन। इसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो अगर टाटा कंपनी अपनी परफॉर्मेंस अपने ही पास्ट रिकॉर्ड से कंपेयर करे कि पास्ट में हमने क्या किया है और आज हम लोग किस पोजीशन पे हैं, जब अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को प्रेजेंट के साथ कंपेयर कर रही है, उसको बोलेंगे क्या? उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन जब वही टाटा कंपनी अपनी परफॉर्मेंस को जिंदल के साथ, अपनी परफॉर्मेंस को रिलायंस के साथ, अपनी परफॉर्मेंस को अडानी के साथ, मतलब जब हम अपने बेटे का दूसरे के बेटे से कंपेयर करें, उसको बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। और जब हम अपने बेटे का अपने ही बेटे के पिछले रिकॉर्ड से कंपेयर करें, उसको बोलेंगे इंट्रा फर्म कंपैरिजन। तो इसका मतलब अगर हम इसी को सिंपल सी भाषा में लिखें, जब हम अपना कंपैरिजन दूसरे के साथ करते हैं, इस कंपैरिजन को हम क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कंपैरिजन दो तरीके से हो गए, एक जब हम अपना कंपैरिजन ओन सेल्फ से करते हैं, और एक जब हम अपना कंपैरिजन अदर के साथ करते हैं। तो हमें दो तरीके से कंपैरिजन के बारे में पता चला। चलिए अब इसके आगे देखते हैं। ये तो हो गया हमारा कंपैरिजन का मतलब क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे अगर तुम्हें कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन किन चीज़ों के बीच में हो सकता है? क्या किसी एक सिंगल डिजिट का, क्या किसी एक सिंगल वैल्यू का कंपैरिजन हो सकता है? नहीं। कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट तुम्हारे पास दो फिगर जरूर होनी चाहिए, दो टाइम वैल्यूज होनी चाहिए, दो समय की चीज़ें पता होनी चाहिए, या दो वैल्यूज पता होनी चाहिए, तभी उनका कंपैरिजन होगा। अब हम खड़े हो जाएं और हम कहो कि हमारा कंपैरिजन करो अभी का, तो भैया अगर मेरा कंपैरिजन करना है तो मेरी आज की परफॉर्मेंस बताओ और मेरी पिछली परफॉर्मेंस बताओ, तभी तो मेरा उससे कंपेयर हो पाएगा। हम आज खड़े और बोल रहे हो हमारा कंपैरिजन बताओ, और कोई पिछली ना आगे की कोई रिकॉर्ड है ना पीछे का कोई रिकॉर्ड है, अभी का कंपैरिजन करना है बस। तो भाई शीशे के सामने खड़े होकर खुद का कंपैरिजन प्रेजेंट टाइम का थोड़ी करने लगोगे। कंपैरिजन करना है तो दो फिगर्स होनी चाहिए, या तो तुम्हारी खुद की प्रेजेंट और पास्ट
फिगर्स होनी चाहिए, या तो तुम्हारी फिगर्स, और अगर दूसरे से कंपैरिजन हो रहा है तो उसकी फिगर्स होनी चाहिए। तो कंपैरिजन करने के लिए एटलीस्ट 2 वैल्यूज का होना बहुत जरूरी है। तो जाहिर सी बात है, अगर तुम्हें क्वेश्चन में कंपैरिजन के लिए क्वेश्चन देगा तो तुम्हें 2 साल की फिगर्स जरूर देगा क्वेश्चन। तो उससे बेफिक्र रहो कि तुम्हें इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी। इंफॉर्मेशन पूरी उतनी दी जाएगी जिससे तुम क्वेश्चन को डील कर सको। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसके आगे और हमें इसमें क्या करना है। अब सवाल ये है कि हमें कंपैरिजन करना क्या क्या है। तो हमने बोला कि अगर मुझे कंपैरिजन की बात देखनी है तो अब किसका कंपैरिजन होगा। तो हमने बोला कि जब हम कंपैरिजन करेंगे किसी भी कंपनी का, तो उस कंपनी के जो रिकॉर्ड्स हैं, उस कंपनी के जो क्या हैं रिकॉर्ड्स, हम उन कंपनी के रिकॉर्ड्स को कंपेयर करेंगे। अच्छा, कंपनी जब अपने रिकॉर्ड्स बनाती है, या हम कहें कंपनी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में 2 मेन रिकॉर्ड प्रिपेयर करती है। जैसे मान लो एक तुम्हारी कंपनी है, अगर तुम्हें अपनी कंपनी के रिकॉर्ड्स को देखना है, तुम्हें अपने कंपनी की सिचुएशन जाननी है, तो किसी भी कंपनी की सिचुएशन जानने के लिए हमें 2 एंगल देखने पड़ेंगे कम से कम। एक, उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, परफॉर्मेंस कैसे पता चलती है। जैसे किसी भी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस जाननी है, तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगी कि भाई स्टूडेंट का रिजल्ट क्या है, कितने % नंबर आ रहे हैं, कितने % स्कोर कर रहा है सब्जेक्ट वाइज। उसी तरह अगर तुम्हें किसी कंपनी की परफॉर्मेंस जाननी है, तो परफॉर्मेंस का इंडिकेशन होता है, परफॉर्मेंस का साइन होता है उसका प्रॉफिट लॉस। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट बहुत ऊपर जा रहा है, मतलब परफॉर्मेंस ऊपर जा रही है। अगर किसी कंपनी का प्रॉफिट नीचे जा रहा है या लॉस में जा रही है, मतलब उस कंपनी की परफॉर्मेंस क्या है, बेकार है। जैसे अगर हम रिसेंट में एग्जांपल लें, जैसे सहारा कंपनी, सहारा ग्रुप हो गया। अब सहारा ग्रुप का जो प्रॉफिट है, हम अगर उसको नोटिस करें तो सहारा ग्रुप का प्रॉफिट दिन प्रतिदिन नीचे जा रहा है। सहारा अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे रही है टाइमली। क्यों? क्योंकि उनका परफॉर्मेंस का ग्राफ नीचे जा रहा है। लेकिन वहीं पर अगर हम सहारा के एक दूसरे एंगल की बात करें कि सहारा की हैसियत क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, फाइनेंशियली कैसा है, वो क्या उसके पास पैसे की कमी है या उसके पास किसी चीज़ की कमी है। तो किसी भी कंपनी का अगर रिकॉर्ड चेक करना है तो हमें वहाँ 2 चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एक, उस कंपनी की परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब ये हो गया कि वो कंपनी आखिर कितना प्रॉफिट कमा रही है या कितना लॉस हो रहा है उस कंपनी को। तो परफॉर्मेंस को पता करने के लिए हम उस कंपनी का बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और इसी को हम दूसरी भाषा में इनकम स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ये हमारा इनकम स्टेटमेंट होता है। लेकिन हमें उस कंपनी की अब फाइनेंशियल पोजीशन को भी चेक करना है। फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब ये हो गया कि उस कंपनी की औकात क्या है, हैसियत क्या है। अगर तुम्हें किसी की हैसियत जाननी है तो तुम क्या करोगे। हैसियत भाई इंसान ऐसे ही बताते, भैया मेरी औकात जानते हो क्या है, मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बंगला है, पैसा है, नौकर हैं, ठीक है, 4 ट्रैक्टर हैं, यही सब तो औकात है। लेकिन औकात ये भी है और औकात ये भी है कि मेरे पास बैंक का 10 करोड़ का लोन भी हमने ले रखा है, हमारे ऊपर उन फलाने इंसान का कर्जा भी बाकी है, ये भी तो हैसियत बता रहा है। तो किसी की अगर हैसियत जाननी है तो हैसियत पता चलती है उसकी एसेट से, और हैसियत पता करने के लिए एसेट ही नहीं, उसके ऊपर कितनी लायबिलिटीज़ हैं ये भी उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा है। तो अगर तुम्हें किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो उसके लिए हमें उस कंपनी की बैलेंस शीट को चेक करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं हमें उसकी परफॉर्मेंस को भी चेक करना है और हमें उसकी फाइनेंशियल पोजीशन भी चेक करनी है। फाइनेंशियल पोजीशन को सरल सी भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी भी कंपनी की हैसियत क्या है, किसी भी कंपनी की क्या फाइनेंशियली सिचुएशन है, वो उसके पास क्या एसेट्स वगैरह हैं कि नहीं, लायबिलिटीज़ वगैरह हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस एक अलग चीज़ है और फाइनेंशियल पोजीशन एक अलग चीज़ है। जैसे मान लो हम हैं, ठीक, मान लो हम अगर एक इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत अच्छा स्ट्रक्चर नहीं है, बहुत अच्छा सेटअप नहीं है। तो फाइनेंशियल पोजीशन अगर चेक करोगे तो एसेट और लायबिलिटीज़ वाली चीज़ें जो हैं वो यहाँ से पता चलेंगी। तो हमें अगर परफॉर्मेंस जाननी है तो P&L अकाउंट बनाएंगे, और अगर हमें किसी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन जाननी है तो उसके लिए हमें उस कंपनी की बैलेंस शीट उठाकर देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर उस कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज से रिलेटेड जानकारी मेंशन होंगी। तो हमें 2 चीज़ें यहाँ पर चेक करनी है। और इस पूरे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के चैप्टर में हमें हर कंपनी के 2 रिकॉर्ड को कंपेयर करना सीखना है कि आखिर उस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसे चेक की जाएगी और उस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कैसे कंपेयर किया जाएगा। और हम चाहे परफॉर्मेंस कंपेयर करें और चाहे फाइनेंशियल पोजीशन, दोनों में एक चीज़
कॉमन होगी कि इन दोनों कंपैरिजन में तुम्हें दो वैल्यूज दी जाएंगी। तुम्हें या तो यहाँ पर 2 साल की फिगर्स दी जाएंगी प्रॉफिट लॉस की, या अगर तुम यहाँ पर आओगे तो यहाँ तुम्हें 2 साल की फिगर्स दी जाएंगी एसेट और लायबिलिटीज की। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसी को आगे देखें, जैसे मान लो तुम्हारी एक कंपनी है और तुम्हारी कंपनी में, या मान लो तुम ही हो, तुम्हारे पास पिछले साल अगर मान लो 2020 की बात करें तो ये एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसके पास 2020 में 10 लाख रुपए की क्या थी, इस कंपनी के पास 2020 में 10 लाख रुपए की एक बिल्डिंग थी। इस बिल्डिंग की वैल्यू कितनी थी, 10 लाख रुपए। लेकिन जैसे ही साल बीता और साल बीतने के बाद जैसे ही 2021 आया, तुमने 2021 में जब इसको चेक किया पता चला इसकी बिल्डिंग 10 लाख के बाद 2021 में कितनी हो गई, 15 लाख। तो इसका मतलब अब देखो तुम्हें 2 साल की फिगर्स दी गई हैं और बिल्डिंग तुम्हारी ये क्या है, एसेट। अब तुम्हें 2 साल की फिगर्स दी गई, अब इन्हीं 2 साल को तुम्हें कंपेयर करना है। सिंपल सा, कैसे कंपेयर करोगे? अगर हम पूछें बताओ कितने रुपए से बिल्डिंग की कीमत बढ़ गई इस 1 साल में, तो कंपेयर करके बता सकते हो ये 10 लाख से बढ़कर कितनी हो गई, 15 लाख। तो इसका मतलब इस 1 साल में कितने रुपए से आखिर इसमें क्या आ गया, चेंज आया। तो तुमने कहा इसमें जो है 5 लाख रुपए से इसकी बिल्डिंग की वैल्यू क्या हुई है, ऊपर की तरफ गई, बढ़ गई। अच्छा, अगर हम तुमसे ये बोलें कि 10 लाख की चीज बढ़कर तुम्हारी 15 लाख हो गई 1 साल में, तो कितने रुपए से बढ़ा? तुमने कहा 5 लाख से बढ़ा। लेकिन यहीं पर अगर हम तुमसे ये बोले, इसी चीज को कहने के 2 तरीके हैं। क्या? हम बोला एक तरीका ये है कि ये बताओ इस बिल्डिंग की वैल्यू कितने रुपए बढ़ी, या हम ये बोलें बताओ इस बिल्डिंग की वैल्यू कितने % बढ़ गई। कंपैरिजन वो भी तो है भाई। कंपैरिजन जैसे हमने बोला, बताओ कंपैरिजन कैसे करोगे भाई, 10 लाख थी 15 लाख हो गई, 5 लाख से बढ़ गई। लेकिन अगर हम यही तुमसे ये बोले बताओ ये बिल्डिंग कितने % से क्या हुई है, चेंज हुई है, तो बताओ 10 लाख थी 5 लाख से वैल्यू बढ़ी है। अगर तुमसे ये पूछा जाए बताओ ये कितने % बढ़ गया, तो ये 10 लाख का 5 लाख कितने % हो गया? अगर इसको, ये तो डायरेक्टली सीधी फिगर है, 10 लाख का आधा कितना हुआ, 5 लाख, मतलब 50% से वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है। तो इसका मतलब ये 10 लाख से बढ़कर कितनी % हुई है, 50% से बढ़ गई। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो तुम एक प्रोडक्ट बेचते हो या एक प्रोडक्ट खरीद रहे हो। अब उस प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये थी। पहले पिछले साल वो 100 रुपये का तुमने खरीदा था और इस साल तुमने उसी को खरीदा 130 रुपये का। बताओ इस 1 साल में उसकी कितनी कीमत बढ़ गई? तो तुमने कहा सर इस 1 साल में उसकी 30 रुपये कीमत क्या हुई है, बढ़ गई है। ये हमने इसको रुपए में लिखा कि 30 रुपये कीमत उसकी बढ़ी है। लेकिन अगर यहीं पर हम ये बोलें कि बताओ 100 रुपये था, 30 रुपये से उसकी कीमत बढ़ी है, तो ये बताओ ये कितने % बढ़ गई? इसी को जरा % में बताओ हमें। तो कहोगे सर 100 रुपये का 30 रुपये 30% हुआ। भाई 100 रुपये का 30% ही तो 30 रुपये हुआ। तो तुमने कहा सर ये 30% उसकी वैल्यू क्या हुई है, बढ़ गई है। उसी बात को कहने के 2 तरीके हैं। हम चाहे ये कहें कि 100 रुपये से 30 रुपये बढ़ गया और 130 हो गया, और चाहे ये कहें कि 100 रुपये से 30% बढ़कर 130 रुपये हो गया। कंपैरिजन ही तो कर रहे हैं कि कितने रुपए से या कितने % से बढ़ा। बात वही है, कहने के तरीके 2 हैं। उसी चीज को हमें इस पूरे चैप्टर में समझना है कि पहले इतनी एसेट थी, अब इतनी हो गई, तो कितने से बढ़ गई, 5 लाख से। कितने % बढ़ गई, 50% बढ़ गई। उसी तरह अगर हम बोले मेरे ऊपर एक बैंक लोन था, बैंक लोन कितना था, पता चला मेरे ऊपर बैंक लोन था पहले 5 लाख का, अब कितना हो गया लोन, अब मेरा लोन बचा 3 लाख रुपए का। तो उन्होंने बताओ इस 1 साल में बैंक लोन के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा? तुमने कहा सर 1 साल में ये मेरा बैंक लोन मेरी एक लायबिलिटी है, इस 1 साल में मेरे लोन की जो वैल्यू है 3 लाख रुपए क्या हुई है, घट गई है। कंपैरिजन हुआ कि नहीं हुआ कि 3 लाख रुपए से मेरा ये लोन का अमाउंट माइनस हुआ है, और माइनस को हम माइनस ना लिखकर ब्रैकेट डिनोट कर रहा है माइनस को। ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट इस बात का साइन है कि वो क्या हो रही है, घट रही है। तो इसका मतलब 5 लाख था, 3 लाख रुपए वो घटकर 2 लाख रुपए बचा। तो अगर हम यहीं पर इसको तुमको परसेंटेज में समझें कि बताओ ये कितने % से वैल्यू क्या हुई है, चेंज हुई है। तो ये बताओ कोई भी वैल्यू जो 5 लाख थी वो अब घटकर बची है 2 लाख।
कितनी वैल्यू डाउन हो गई? 3 लाख रुपए। मतलब इस एक साल में तुमने 3 लाख रुपए का लोन बैंक को वापस कर दिया। भाई मतलब यही हुआ कि भाई 5 लाख का लोन था पिछले साल, अब बचा 1 साल बाद 2 ही लाख का। मतलब इस एक साल में तुमने इस 3 लाख रुपए का कर्जा अपना वापस कर दिया, रीपे कर दिया, रीपेमेंट कर दिया, रिडीम कर दिया। तो ये बताओ कितने % पैसा तुमने आखिर बैंक को वापस कर दिया, कितने % लोन घट गया? तो तुमने कहा सर 5 लाख था, 2 लाख बचा है तो 3 लाख घटा है। तो कितने % हुआ? तुमने कहा पहले था कितना? 5 लाख। कितना घट गया? हमने कहा 3 लाख घट गया। तो भैया इसी का परसेंटेज ही तो निकालना है कि 5 लाख का ये 3 लाख कितने % है। तो 5 लाख का ये 3 लाख कितने % है? तो इंटू 100 कर दूं। तो ये बताओ 0 से 0 कट गया, ये 3 0 से 3 0, तो ये हो गया कितना? 60%। कहने का मतलब 60% से ये लोन तुम्हारा माइनस का मतलब घट गया। अब 5 लाख का जब 60% करोगे ना तो ये कितना आएगा? 3 लाख। तो चाहे तुम ये कहो कि 3 लाख रुपए से लोन घटा और चाहो तो ये कहो कि 60% से मेरा लोन घट गया। कंपैरिजन दोनों ही कर रहे हैं, मगर एक कंपैरिजन तुम्हारा रुपए में हो रहा है और एक कंपैरिजन तुम्हारा परसेंटेज में हो रहा है। इसी चीज़ को हमें इस पूरे चैप्टर में करना है। तो इसमें तुम्हें कोई बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग और बहुत ज़्यादा तुम्हें अकाउंटिंग के नियम लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिंपल सा एक तरीके से 8th स्टैंडर्ड तक की जो बातें होती हैं, जो बच्चे क्लास 8 9 में पढ़ते हैं कि ये पहले प्रोडक्ट इतने रुपए का बिकता था, अब ये इतने रुपए का हो गया, तो बताओ कितने % कीमत बढ़ गई। तो भैया वही तो यहाँ पर भी कर रहे हैं कि पहले ये था अब ये है, तो बताओ कितने % वैल्यू घट बढ़ गई। तो ये जो बातें हमने पढ़ी, ऐसा नहीं कि ये बातें हमने कोई नई बात पढ़ी या हमने तुमको अकाउंटिंग का नया सिद्धांत या नया कॉन्सेप्ट बता दिया। ये सारी बातें बहुत ही नॉर्मल बातें, बहुत ही सिंपल बातें हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो एकदम नया हो। यहाँ पर सिंपल सा तुम्हें एक 8th स्टैंडर्ड का जो बच्चा पढ़ता है कि भैया ये इतने का था, इतने का हो गया, बताओ कितने % चीज़ें महंगी हो गई, कितने % प्रॉफिट कमा लिया। जो भैया वहाँ परसेंटेज था वही यहाँ पर भी है कि पहले ये इतने का था, अब ये इतना हो गया। कोई तुम्हारी एसेट है, मशीन है, पहले इतने की थी अब इतनी हो गई, बताओ कितने रुपए से बढ़ गई, कितने % बढ़ गई। तो वही सेम काम यहाँ करना है। अच्छा, इस चैप्टर की एक खास बात ये भी है, इस चैप्टर में क्वेश्चन ही इसका सॉल्यूशन होगा। जब अभी हम अगले लेक्चर में इस चैप्टर के क्वेश्चंस को करेंगे तो देखना जो क्वेश्चन होगा उसी क्वेश्चन को देखकर ही इसका सॉल्यूशन करोगे। तुम्हें सॉल्यूशन में कोई अपना दिमाग नहीं लगाना है। जैसे ये इतना पार्ट ये क्वेश्चन का है कि ये इतना था, इतना हो गया। तुम्हें बस 2 चीजें नहीं करनी है। क्या? कितने रुपए से बढ़ गया और कितने % से घट या बढ़ गया। बस ये 2 बातें तुम्हें, ये जो टिक लगा है ना बोर्ड पर, यही 2 बातें तुम्हें नहीं करनी है। मतलब ये 2 इंफॉर्मेशन तुमको दी रहेंगी। कहने का मतलब 2 कॉलम तुम्हें पहले से क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, तुम्हें 2 कॉलम और बना देने। एक कॉलम कितने रुपए से चेंज हो रहा है और एक कॉलम कितने % से चेंज हो रहा है। जब हम परसेंटेज वाला चेंज लिखेंगे तो इस कॉलम का नाम हो जाएगा चेंज इन %, इसका नाम हो जाएगा चेंज इन रुपीज, या इसी को बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट का मतलब एग्जैक्ट कितने रुपए में चेंज हो रहा है, कितने रुपए से घट रहा है, कितने रुपए से बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें इस पूरे कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें कंपनी के रिकॉर्ड्स को क्या करना है? कंपेयर करना है। और कंपनी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमने बोला फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें 2 चीज़ें कंपेयर करनी है। एक हमारी परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाएगा, जो परफॉर्मेंस हमारी बताती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो एक कंपैरिजन हमें इसका सीखना है, और जो दूसरा कंपैरिजन है वो है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का। फाइनेंशियल पोजीशन जो होती है वो हमारी बताती है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब हमारी एसेट और लायबिलिटीज़। तो हम लोग अब अगले लेक्चर में जो इसके न्यूमेरिकल्स हैं उन क्वेश्चंस के ऊपर आएंगे, और उन क्वेश्चंस में सबसे पहला जो हम हिस्सा कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब बैलेंस शीट को कैसे कंपेयर किया जाएगा। मतलब कोई चीज़ कितने रुपए से बढ़ेगी, कितने रुपए से घटेगी और कितने % से घटेगी बढ़ेगी। हमें सिंपल सा उसी का कंपैरिजन देखना है। तो अगले लेक्चर में हम आपको 1 या 2 क्वेश्चन कराएंगे, उसके बाद आप खुद ही मना कर देंगे, सर अब टाइम ना वेस्ट करिए, आगे बढ़िए। इतना सिंपल है ये कि आप मना करेंगे कि अब आगे बढ़िए। तो चलिए अब आज की क्लास को और आज के इस लेक्चर को यहीं से वाइंड अप करके अब अगले लेक्चर में हम लोग इसके ऊपर इसके प्रैक्टिकल अप्रोच पर चलेंगे। ओके, थैंक यू।